हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने कवर पेपर देखा हुआ, जो इसका कवर पेज है, कि ये एक हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जो एक डेमो क्लास है। और इसके अंतर्गत जो योगेश यदुवंशी सर हैं, उनके नोट्स के कुछ तथ्यों को बताया जाएगा। कुछ जो उनके नोट्स हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले योगेश सर आप सभी विद्यार्थियों से, अभ्यर्थियों से अपने लेख के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, तो चलिए हम उस लेख को पढ़ते हैं। कोरोना के आगमन ने जहां जनधन हानि व जीवन शैली को प्रभावित किया है, वहीं छात्रों का भविष्य भी अधर पर लटका हुआ है। इन सबके बीच प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बहाने कोचिंग संस्थान नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस। जो छात्र ऑनलाइन आपसे नहीं पढ़ सकते, वो ऑनलाइन कैसे पढ़ लेंगे? यदि हम घर बैठकर रणनीति बनाकर पढ़ लें तो कोई भी परीक्षा कठिन नहीं है। बस जरूरत है एक अच्छी रणनीति और उस पर अमल करने की। उदाहरण के लिए अगर हम गणित की बात करें तो विद्यार्थी अक्सर अलग अलग और एक दूसरे से भिन्न टॉपिक पर लगे रहते हैं। संख्या पद्धति, एक एक नियम वर्ग, घन, करनी, इनके लिए केवल आपको 20 तक के पहाड़े अच्छे से याद कर लें तो काम आसान हो जाएगा। आयु, औसत, अनुपात, समानुपात के लिए आपके तरीके लगभग समान होंगे। इसी प्रकार प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा पर समान होंगे। वह शर्तें आपकी कैलकुलेशन अच्छी हों। यानी आपकी इन सब टॉपिक्स अगर आप अच्छे तैयार करना चाहते हैं तो आपकी कैलकुलेशन और 20 तक के पहाड़े, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि जो योगेश सर है वो हमारे क्या कहते हैं कि अब बात करते हैं इतिहास की। इसमें 3 भाग होते हैं। पहला प्राचीन, दूसरा आधुनिक और तीसरा पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक, जिनका एक दूसरे से संबंध ना के बराबर है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें आपसे तारीख और लड़ाइयाँ पूछी जाती हैं। यानी कि कोई भी एग्जाम हो तो इन तीनों जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भाग है, इनसे क्या आपसे तारीखें और लड़ाइयाँ ही अक्सर पूछी जाती हैं। अगर आप एक समय पर एक ही भाग पढ़कर समाप्त कर देते हैं, वह कुछ खास तारीखों या नामों को याद करने के लिए सूत्र बनाकर याद कर सकते हैं। जैसे कि प्रश्न आया कि हुमायूं के युद्ध, तो हुमायूं के जो युद्ध के बारे में तो आपको कैसे याद कर सकते हैं आप? 24 देवर, यानी 4 से हो गया आपका चौसा, 20 से हो गया बिलग्राम, 7 से हो गया सरहिंद, दे से हो गया देवरा। तो ये इन्होंने जो हिस्ट्री के कुछ ट्रिक्स बनाई हुई है, जिसके माध्यम से आप इस तरीके से आप अपने इतिहास को, अपनी हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं भूगोल पे। भूगोल की अगर बात करें तो आपके पास अगर नक्शा होगा तो विश्व और भारत का तो और आसान हो जाएगा। अगर आपके पास नक्शा रखा है तो विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ना आसान हो जाएगा। नक्शा साथ रखकर आप तथ्यों को पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी, और कहानियों के माध्यम से अगर पढ़ा जाए तो एक दिवसीय परीक्षा दूर नहीं है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने समझाया है कि कहानियों से मेरा तात्पर्य था भारत की लंबाई। अब भारत की लंबाई को हम कैसे याद रख सकते हैं? भारत की लंबाई याद रखने का तरीका है कि ये बताइए कि रामायण में कौन से 3 लोग थे जो वनवास के लिए गए थे? वो 3 लोग थे, श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी। ये 3 थे। अब 3 में क्या हुआ था? सीता जी का अपहरण हो गया था, रावण ने उनका अपहरण कर लिया था। तो कितने बचे? 2 बचे। तो कितने लोग थे? 3 लोग थे। अब बचे कितने लोग? 2 लोग। और उनको वनवास कितने साल का हुआ था? 14 साल का हुआ था। तो भारत की जो लंबाई है वो कितनी होगी? 3, 2, 1, 4, यानी 32-14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो ये बहुत आसान तरीका था जिससे हम भारत की लंबाई जान सकते हैं। जैसे इन्होंने इसके आगे बताया है कि जो पूरब से पश्चिम है, इसको याद करने का क्या तरीका है? आप उन्नति करोगे तो लोगों के तीतर उड़ जाएंगे। अगर आप उन्नति करोगे तो क्या होगा?
लोगों के तीतर उड़ जाएंगे। उन्नति मतलब 29 और तीतर मतलब 33, यानी 2933 किलोमीटर। कहाँ से? पूरब से पश्चिम। और ये 32-14 किलोमीटर थी, ये क्या थी? उत्तर से दक्षिण। यानी भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 है और पूरब से पश्चिम कितनी है? 2933 है। तो ये एक उदाहरण था कि आप जब भी जियोग्राफी, जब भी भूगोल लेके बैठे तो आपके पास, अगर आप इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भारत का नक्शा होना चाहिए। वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड का मैप होना चाहिए। आप इसको रखें और कहानी को पढ़ते जाएं, इससे आपको तैयार करने में, अपने विषय को तैयार करने में आसानी होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि अगर बात करें विज्ञान की, बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान में भौतिकी के नियम, रसायन के सूत्र और जीव विज्ञान में अगर आप खासकर बीमारियों हुआ उनके रोकथामों और अंगों के कार्य पर ध्यान दें तो ये काफी होगा। यानी आपको साइंस में बहुत ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। भौतिक विज्ञान में जो नियम है, भौतिकी के जो नियम है, रसायन के जो सूत्र हैं, और जीव विज्ञान की बात करें तो उसमें जो जो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके क्या रोकथाम होते हैं, और अंतर अंगों के कार्य, इन टॉपिक्स पे अगर हम फोकस करेंगे तो हमें एक दिवसीय परीक्षाओं को पास करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब आ जाते हैं संविधान पे। अगर संविधान की बात करें तो संविधान को एक सरसरी निगाह से पढ़ लें। प्रमुख बिंदुओं पर मैं ध्यान देकर एक सूत्र बनाकर उसको याद रख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण है कि भारत के संविधान किन किन देशों से लिया गया है। भारत का संविधान किन किन देशों से लिया गया है। तो इसका इन्होंने उदाहरण दिया है कि अकबर आज फिर ऐसे जाएगा। अकबर आज फिर ऐसे जाएगा। तो आ से हो गया अमेरिका, का से हो गया कनाडा, बा से हो गया ब्रिटेन, रा से हो गया रसिया, आ से हो गया आयरलैंड, जा से हो गया जर्मनी, फी से हो गया फ्रांस, और ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया और जा से हो गया जापान। तो इस माध्यम से अगर आप अपने सब्जेक्ट को तैयार करते हैं तो आपको कोई भी एक दिवसीय एग्जाम हो उसको क्वालिफाई करने में, उसको निकालने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अगर बात अर्थव्यवस्था की हो तो अर्थव्यवस्था है तो खासकर पिछली और आगामी योजनाओं पर फोकस कर अपनी रणनीति बना सकते हैं। यानी अगर इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो जो भी पिछली और आगामी योजनाओं पर हमारी सरकारें काम कर रही हैं, अगर हम उस पर फोकस कर लेते हैं तो उसमें हमें बहुत अंक हासिल हो जाएंगे। तो इनका सुझाव मित्रों, मेरा एक ही सुझाव है कि एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए था जो कारगर साबित होगा। यानी इन्होंने जो भी टिप्स दी, अगर ये टिप्स अगर आप अपने सब्जेक्ट पर लागू करते हैं तो यकीन मानिए ये आपके लिए लाभप्रद होगा, ये आपके लिए सक्सेसफुल होगा, या आपको हर एक दिवसीय परीक्षाओं में ये आपको सफलता दिलाएगा। तो चलिए अब इसके बाद जो है ये इनका एक मोटिवेशनल लेख था जो आप सभी स्टूडेंट के लिए था। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे इनके नोट्स के लिए कि इन्होंने जो हैंड राइटिंग से नोट्स हैं उस पर इन्होंने क्या कुछ लिखा हुआ है। इनका उद्देश्य हमेशा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी अभ्यर्थी लगे हुए हैं उनको एक सहयोग देना, क्योंकि आप मार्केट में देखिए आप बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑनलाइन जो है सिलेबस मंगाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं, तो कोचिंग संस्थान वाले उनको ढेर सारे पीडीएफ पकड़ा देते हैं। अब क्या आप पीडीएफ से पढ़ना बेहतर समझोगे या एक बुक के माध्यम से? जाहिर सी बात है बुक से पढ़ना आसान होता है। आप अगर 1 घंटे स्टडी कर रहे हो और आप पीडीएफ लेके बैठोगे तो शायद ही है जो आप एक पैराग्राफ ही तैयार कर पाओ, लेकिन अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो वो आपको पूरा एक पेज तैयार करने में आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनके नोट्स की ओर। जैसा सब आप सभी लोग कवर पे पेज देख रहे हैं कि एक प्राचीन भारत बुक का एक ये कवर पेज है जिसमें हमारे योगेश सर की पिक्स लगी हुई है, और ये 3 हिस्ट्री की बुक्स हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, और ये सारे हैंड राइटिंग नोट्स हैं। तो चलिए हम नोट्स की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये जो है योगेश सर के जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं, प्राचीन से मध्यकालीन भारत का इतिहास।
ये सारे नोट्स जो है उनके हैंड राइटिंग नोट्स हैं, और ये नोट्स जो है एनसीईआरटी पर आधारित है। यूपीएससी, स्टेट पीसी, रेलवे, एसएससी और सभी व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए ये नोट्स उपयोगी हैं। जो हमारी योगेश सर हैं, इन्होंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, और इनका जो है 96% से जो है गेट इनका क्वालिफाई है। और ये केडी कैंपस, कैरियर पावर, प्रतिष्ठा आईएएस संस्थान, प्रयास है सोसाइटी, गेट एकेडमी, रॉयल एकेडमी, ट्रिकी बुक राइटर, यानी ये काफी प्रतिष्ठित संस्थानों में आईएएस एकेडमी में अपने शिक्षा प्रदान कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इन्होंने हिस्ट्री बताया है, जो हिस्ट्री यानी हमारा जो इतिहास है, ये एक ग्रीक सब्जेक्ट यानी हिस्टोरिया, जो हमारा इतिहास है वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अवशेषों से प्राप्त ज्ञान, अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। यानी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो जनक हैं वो अलेक्जेंडर, और जो उस समय के तत्कालीन जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो जनक थे वो अलेक्जेंडर थे, और तत्कालीन जो है वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस थे। इतिहास का विभाजन जो 2 भागों में किया गया है, प्राक इतिहास और आग इतिहास, जिसमें इन्होंने जो इसको डिस्क्राइब किया है कि जो प्राक इतिहास था वो लिपि व अक्षर का ज्ञान न था, और जो आग इतिहास था इसमें लिपि और अक्षर का ज्ञान था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। और जो ऐतिहासिक काल था उसमें जो लिखित सामग्री को पढ़ा जा सकता था, और महाजनपद काल से अब तक का समय जो है वो ऐतिहासिक काल कहलाया है। इसके बाद इन्होंने जो है पुराणों के अनुसार युग बताए हुए हैं कि जो सतयुग है, सतयुग में क्या क्या कौन कौन से अवतार थे, त्रेता में कौन कौन से अवतार थे, और द्वापर में कौन कौन से अवतार थे, और कलयुग जो अभी वर्तमान में चल रहा है कलयुग, वो उसमें कल के अवतार थे, जो भविष्य का मानव जिस समय में, यानी एक जो हम मनुष्य हैं उसे भविष्य का मानव कहा जाता है, जो कलयुग चल रहा है जिसमें जिस समय जो है कल के अवतार होना है। और ये सारे अवतार जो है विष्णु पुराण के अनुसार बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है प्रमुख संवत बताए गए हैं, जैसे कली संवत है, सप्तऋषि संवत है, बुद्ध संवत, महावीर संवत, विक्रम संवत। जो अभी जैसा कि जो हमारा वर्तमान में विक्रम संवत चल रहा है वो 2077 चल रहा है, और किसके अनुसार ये संवत है वो 20वें, जैसे कि विक्रम संवत है मालवा के शासक के अनुसार है। जो मालवा के शासक विक्रमादित्य की उज्जैनी के शक विस्तृत पर संचालित ये जो संवत माना गया है। तो इन्होंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। जैसे ईसा मसीह का जो जन्म प्रथम शताब्दी माना गया है, और इससे पहले का जो काल था वो उसे बीसी के नाम से जानते हैं, और जो बाद का काल है उसे एडी वो कहलाता है। इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय संवत बताया है, शक संवत जो है 78 एडी को बताया है, जो कंस की संघ के विजय पर संचालित है। 22 मार्च को 1957 में भारत का आधिकारिक कैलेंडर घोषित हुआ था। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक एक पॉइंट को इन्होंने कवर किया है, जो हर एक पीसेस एग्जाम, किसी भी स्टेट लेवल का कोई भी पीसेस एग्जाम हो उसके लिए 101% ये जो है बहुत उपयोगी है। क्योंकि इन्होंने जो मैटर हमें 1 लाइन में पढ़ना चाहिए था, 1 लाइनर होना चाहिए था, वो 1 लाइनर है। ऐसा नहीं किया है कि पूरी एक 400-500 पेज की एक इन्होंने मैटर तैयार कर दिया हो, ये कहानी पढ़ते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज हमें 1 लाइन में पढ़नी चाहिए थी, 1 लाइनर में पढ़नी चाहिए थी, वो चीज 1 लाइनर में है। और जिस चीज को हमको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहिए था, विस्तार में पढ़ना चाहिए था, वो चीज विस्तार में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सारा संवत के बारे में दिया गया है, आप जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने सारे संवत को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि म्यूजियम डे 1983 में मनाया गया था। वह हर साल 18 मई को मनाया जाता है। भारत का पहला म्यूजियम 1814 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा जाता है कि भारत का जो पहला म्यूजियम था वो कहाँ स्थापित किया गया है या कब स्थापित किया गया है। इसके बाद इन्होंने भारत का आदिकाल, आदि महाकाव्य के बारे में डिस्कस किया है। यानी जो हमारे महाकाव्य हैं, जैसे कि रामायण हो गई, या हमारे जो ग्रंथ हैं,
या महाभारत, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो जो भारत का जो आदि काव्य कहलाता है, जो जिसे आदि महाकाव्य कहते हैं, वो है रामायण। तो रामायण के जो रचनाकार थे वो महर्षि वाल्मीकि थे। जो काल था वो 550 BC थे। और रामायण में जो है 7 कांड हैं, 500 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं। जो इसका विकास क्रम है वो 6,000 श्लोक से 12,000 श्लोक हुआ और 12,000 श्लोक से 24, यानी जो रामायण थी उसमें सबसे पहले 6,000 श्लोक आए, फिर उसका विस्तार होके क्या आया, 12,000 श्लोक आया, फिर उसका भी विकास हुआ और फिर कितना हुआ, 24,000 श्लोक हुआ है। प्रथम बार तमिल अनुवाद जो है किसने किया था, चोल शासक। जो चोल शासक था, उस चोल शासक के जो दरबारी थे, उन दरबारी ने जो रामायण का तमिल अनुवाद किया था, उसका क्या किया था, तमिल अनुवाद किया था। फारसी अनुवाद अकबर के समय में हुआ था, जो अब्दुल कादिर थे उन्होंने जो है किया हुआ था। इसी तरह समय समय पर जो है रामायण के अनुवाद होते रहे हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है वो कहलाता है महाभारत, जिसके रचयिता जो है वेद व्यास हैं, श्री कृष्ण दैत्यायन शास्त्री। जो अगर आपको डिटेल में जाना है कि बहुत से लोगों को पता होगा कि जो महाभारत है, महाभारत के जो रचयिता हैं वो जो महर्षि वेद व्यास हैं उन्होंने किया था। लेकिन शायद ही कोई ऐसा है जो महर्षि वेद व्यास का पूरा नाम जानता हो। तो यहाँ पे महर्षि जो वेद व्यास थे, जिन्होंने महाभारत महाकाव्य की रचना की, जो इसके रचयिता थे, उनका यहाँ पे पूरा नाम दिया है वेद व्यास श्री कृष्ण दैत्यायन शास्त्री। जो रचना काल था वो 400 BC था। इसका विकास क्रम देख लीजिए। इसका जो विकास क्रम है, जो चरण था वो जय था, श्लोक 8800 थे, लेखक व्यास थे और व्याख्याकर्ता थे युधिष्ठिर। इसके बाद जय भारत आया चरण, 24,000 श्लोक हुए, लेखक हुए शुक्राचार्य और व्याख्याकर्ता थे परीक्षित। और इसके बाद जो है भारतीय इतिहास आया, उसमें 24,000 प्लस हुए खंड हुए और इसके जो लेखक थे वैशंपायन थे और जो इसके व्याख्याकर्ता थे वो जनमेजय थे। तो इस तरह इन्होंने जो है महाभारत को भी बहुत डिटेल में इसने, और महाभारत का अनुवाद किन किन भाषाओं में हुआ, संस्कृत में हुआ, तमिल में हुआ, बांग्ला में हुआ, फारसी में हुआ, किसने किया, कब किया, किसके शासनकाल में किया, सारी चीजों को अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, सारी चीजें अच्छे से बताई है। तो इसके बाद फिर आता है आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता, यानी जो हड़प्पा से संबंधित चीजें थी उनके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थे उसके खोजकर्ता कौन थे और हड़प्पा संबंधित कौन कौन से स्थल थे। देखिए यहाँ पे जो है हड़प्पा कालीन स्थल और खोजकर्ताओं के बारे में बताया गया है कि जो मोहनजोदड़ो था उसके जो मोहनजोदड़ो स्थल के जो खोजकर्ता थे, जो वो राखलदास बनर्जी थे, हड़प्पा के दयाराम सायनी थे, और लोथल के जो है रंगनाथ राव थे, कालीबंगा के बीबी लाल थे, और बानावली के जो है रविंद्र सिंह विष्ट थे, रोपड़ के यज्ञदत्त शर्मा थे, और सुध कांगेडोर के जो है सर मार्क ऑरल स्टाइन थे। तो इन्होंने हर एक जो है लाइन पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस नोट्स के बाहर हो, जो आपको जो है एग्जाम में पूछा गया हो। तो अगर आप इन नोट्स को पढ़ते हैं तो आपको स्टेट पीसेस कोई भी वनडे एग्जाम हो, सारा कुछ इसी से कवर हो जाएगा। और इसके आगे बढ़ते इन्होंने जैसे आगे जो है नगर विन्यास पद्धति को बताया है, और जो इसकी वास्तुकला है उसको समझाया है, और जो भवन होते थे, भवन में 2 मंजिला व दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है अन्नागार है। फर्श कच्चा होता है लेकिन कालीबंगा में पक्के फर्श के प्रमाण मिले हैं। मतलब हर एक पॉइंट को जो है बहुत अच्छे से जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। कृषि के बारे में बताया है, कृषि संबंधित जो छात्र जो है कृषि के जो साक्ष्य में जहां से प्राप्त हुए हैं उनके बारे में बताया। जैसे विश्व में सर्वप्रथम कपास सिंध वासियों ने उपजाया था, चावल जो है रंगपुर लोथल, बाजरा जो है लोथल सौराष्ट्र, रागी सरसों कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो एक एक पॉइंट को इन्होंने कवर किया है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। कोई भी चीज इस नोट्स के बाहर नहीं गया है। पशुपालन के जो पशुपालन था, हाथी घोड़े से परिचित थे ये लोग, और किंतु उनको पालतू बनाने में असफल रहे हैं।
तो उसके जो साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन से साक्ष्य हैं, इन चीजों को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जो व्यापार था, वाणिज्य था, उसके बारे में भी इन्होंने, और जो स्थान थे, जैसे टीन हो गया आपका, टीन अफगानिस्तान ईरान से है, तांबा राजस्थान, खेतड़ी चांदी जो अफगानिस्तान ईरान से, सोना दक्षिण भारत अफगानिस्तान से, सीसा ईरान अफगानिस्तान राजस्थान। तो अच्छी से सारी चीजों को बताया है। धर्म की बात करें तो मंदिर की जो साक्ष्य हैं वो नहीं प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो जो है स्वास्तिक मोहरे, कुबड़ वाले सांड की पूजा, वृक्ष पूजा, बबूल पूजा के साक्ष्य मिले हैं, यानी कहीं भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। तो हर एक पॉइंट को अगर आपका मेंस के लिए अगर हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, डिस्क्रिप्टिव है, तो आप बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक एक लाइन पे बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। लिपि है तो कौन सी लिपि थी, उस लिपि को सबसे प्रथम किसने पढ़ा था, कौन सी लिपि थी, भावचित्रात्मक थी कि हड़प्पा कालीन थी, सारी चीजों को बहुत अच्छे से जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे देखिए हड़प्पा कालीन स्तर है, जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है, और जो राय बहादुर दयाराम साइनी है वो इसके खोजकर्ता थे। शंख का बैल, नटराज की आकृति वाली मूर्ति, ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। आप एक पॉइंट अच्छे से देख सकते हैं, कालीबंगा घाघर राजस्थान। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट भी दिया है कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता है कितनी पुरानी। वैज्ञानिकों के अनुसार सिंधुगाड़ी सभ्यता 5500 नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी है। यह सभ्यता मिस्र व मेसोपोटामिया से पहले अस्तित्व में आई थी। मिस्र की सभ्यता का साक्ष्य जो है 7000 बीसी से 3000 बीसी, और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है 6500 बीसी से 3100 तक मिलती है। यानी इसके जो साक्ष्य है हड़प्पा सभ्यता के, वो जो है काफी पुराने हैं। तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि IIT खड़गपुर के जो जियोलॉजी और जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रमुख जो है वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है सिंधु सभ्यता की जो प्राचीनतम पटरी को खोजा है और उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है वैदिक काल। वैदिक काल जो है ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, दो पार्ट में हो गया वैदिक काल, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। जो ऋग वैदिक था वो 1500 बीसी से 1000 बीसी था, उत्तर वैदिक जो 1000 बीसी से 600 बीसी था। जो ऋग वैदिक के मूलतः जो ग्रामीण सभ्यता थी, और वेदों की संख्या 4 बताई गई है। ऋग्वेद के जो संकल्प करता थे वो जो है वेद व्यास थे, और जो प्रमुख देवता थे उनकी जो स्तुति थी उसके बारे में बताया गया है कि 10 मंडल, 1028 सूक्त थे, 10462 जो है मंत्र थे। सारी चीजों को बड़े अच्छे से जो है डिस्क्राइब किया है। 9वां जो मंडल था सोम को समर्पित था। 10वां मंडल अपने पुरुष सूक्त में शूद्र का जिक्र करता है। ऋग्वेद जो है जैस अवस्था से समानता पाई गई है। सरस्वती सबसे पहले पवित्र नदी मानी जाती है। जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है ऋग्वेद में वो सरस्वती मानी गई है। जो हम इलाहाबाद में संगम, जो आपका संगम है गंगा यमुना और सरस्वती का, और सरस्वती जो लगभग लुप्त दिखाई दी गई है, में दिखाई है, वो जो ऋग्वेद में जो है सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। और यहाँ पे ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता कौन कौन थे, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया गया। सामवेद क्या था, सामवेद में पुराणों में सामवेद की जो सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख है उसके बारे में बताया गया है। यजु का क्या अर्थ होता है उसके बारे में, यानी यजुर्वेद जो हमारे चारों वेद थे उन चारों वेदों के विषय में डिस्कस किया गया है। आरण्यक क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथों में परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। क्योंकि इनकी रचना वन में हुई है इसलिए इनको आरण्यक कहलाए हैं। 7 प्रमुख आरण्यक हैं, उनके नाम दिए गए हैं। उपनिषद क्या हैं, कौन कौन से उपनिषद हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। सारी चीजों को बहुत डिटेल में, जो भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, उन सारी चीजों को बारे में बताया गया है। 10 राग युद्ध था, 10 राजाओं का युद्ध, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। ऋग्वैदिक राजनीतिक स्थिति क्या थी उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। ऋग्वैदिक समाज क्या था, वो सामाजिक जो है सामाजिक आधार जो था वो किन भागों में बटा हुआ था उसके बारे में भी उल्लेख मिलता है। तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से
सर ने डिस्क्राइब की हुई है। आप देख सकते हैं ये उनके जो है हैंड राइटिंग नोट्स हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको पढ़ना चाहिए 101%। ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, तो आप इसको जरूर पढ़ें। जैसा कि आप हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। हम जो एक एक टॉपिक पे आगे बढ़ते आ रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे क्या क्या चीजें दी गई हैं। ये उनके हैंड राइटिंग नोट्स हैं और प्राचीन से मध्यकालीन के पूरे कंप्लीट नोट्स हैं। इसके बाद जो आधुनिक है वो एक अलग बुक में हो जाती है। और सर का प्रयास भी है कि आप ये जो भी स्टेट पीसीएस के सारे नोट्स हैं उनको एक ही बुक में संलग्न किया जाए, एक सब्जेक्ट वाइज जो है, जिससे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, अब जो भी अभ्यर्थी हैं परीक्षाओं के, उनको पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए भारतीय दर्शन है, उनकी जो स्मृतियां हैं उनके बारे में बताया गया है। धार्मिक आंदोलन का जिक्र किया गया है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, उसके प्रथम गुरु तीर्थकर ऋषभदेव को माना गया है। कौन कौन से उनके प्रतीक हैं, कौन कौन से तीर्थकर हैं, उन सब बारों में डिटेल, बहुत अच्छे से डिटेल दिया गया है। एक अब जब जो है ये तो उनके हैंड राइटिंग नोट्स है, जब वो आप उनके नोट्स देखोगे जो माइंड मैप पे डिपेंड है नोट्स, उसमें पूरा ऐसा उन्होंने सेट किया हुआ है, ऐसी बुक उन्होंने तैयार की हुई है कि सारा आपके माइंड में जो भी चीज आप देखोगे, कहते हैं कोई भी चीज देखने और सुनने से बहुत अच्छे से तैयार होती है। तो जब आप उस माइंड मैप को देखोगे तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएंगी, जिससे आपको आप एग्जाम टाइम में अगर उसको एक बार रिवाइज कर लेते हो, एक बार दोहरा लेते हो, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने जो आपके ऋषभदेव थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में, जो उनके जो 5 महाव्रत थे, 3 कौन से रत्न थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके जो भी तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर थे, उन सबके विषय में जो है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया गया है। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने पावापुरी में की थी। जो अध्यक्ष थे महावीर थे। संरचना आचार्य जो अध्यक्ष महावीर, सुधर्मन और जम्बू स्वामी और केओलिन। जो संरचना है आचार्य, सन्यासी, समूह प्रधान, उपाध्यक्ष, धर्म के अध्यापक, तीर्थकर, अवतार पुरुष, मतलब किसको क्या कहा गया है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। आप अच्छे से देख सकते हैं। प्रमुख जो जैन संगतियां हुई थी, प्रथम जो 300 BC में हुई थी, कहाँ हुई थी, पाटिलपुत्र में हुई थी। पाटिलपुत्र स्थूल वृद्ध में किस शासक में हुई थी। जैन धर्म जो 2 भागों में बांटा गया है, महापद्मनंद और घनानंद। ठीक है, जैन धर्म को आश्रय देने वाले शासक कौन थे, तो उनके बारे में यहाँ पे जो है, जो आपका प्रथम जैन संगति हुई थी उस समय किसके समय पे हुई थी, महापद्मनंद थे। इसके बाद घनानंद आए, बिंबिसार आए, अगाशत्रु आए, उदयीन आए। इन सब के समय में जो है जैन संगतियां हुई थी। तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। इसके बाद हमारा बौद्ध धर्म आ जाता है। बौद्ध धर्म में जो जैसा कि आप जानते हैं गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ, जो काल के जन्म के समय में कालदेव व कौटिल्य ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी इनके जन्म के लिए। और जन्म जो है इनका 563 में हुआ था कपिलवस्तु में। पिता जो है वो सुद्योधन थे, माता महामाया थी। पालक इनका जो है प्रजापति गौतमी ने किया, इसीलिए इनका नाम गौतम हुआ। इसीलिए क्योंकि इनका पालन पोषण किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था, इसीलिए इनका नाम हुआ गौतम। पत्नी इनकी यशोधरा थी, जिनको गोपा और बिंबा के नाम से भी जाना जाता है। और पुत्र थे इनके राहुल। जो बुद्ध को विचलित करने वाले दृश्य थे वो 3 थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, अर्थी और सन्यासी। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, अर्थी और सन्यासी। तो सारी चीजों को बड़े अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को इन्होंने बताया है। उस समय में कौन अधिकारी थे, कौन धर्मोपदेश ब्राह्मण थे, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन घटनाओं के प्रतीक क्या है। जैसे कि जन्म का प्रतीक उस समय कमल का आया था, गर्भ का प्रतीक हाथी था, यौवन का सांड था, त्याग का घोड़ा, प्रथम उप का चक्र, समृद्धि का शेर, ज्ञान का बोधि वृक्ष, निर्वाण का जो है पदचिन्ह थे, मृत्यु का स्तूप था। तो बहुत अच्छे से जो है डिस्कस किया। बौद्ध संगति पहली अगाशत्रु, अजग्रह, महाकश्यप 484 BC में।
तो 4 यहाँ बौद्ध संगतियाँ दी गई हैं, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। चलिए आगे जो अगला टॉपिक है हमारा उसके वो बढ़ते हैं। भागवत धर्म, जो भागवत धर्म है यानी जो हमारे वासुदेव से से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब है। तो और भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी दिया गया है कि जो देवकी वासुदेव थे जन्मकर्ता उनके, और पालनकर्ता यशोदानंद थे, और यशोदानंद के पुत्र थे बलराम, मामा थे कंस, मामा और जो मामा के ससुर थे वो जरासन थे, गुरु थे संदीपनी। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से इनके अवतार हुए, जो 6वें अवतार थे वो परशुराम अवतार थे, 7वें राम अवतार थे, 8वें कृष्ण अवतार, 9वें बुद्ध अवतार, 10वें थे जो है माए कली का अवतार। इस तरह इन्होंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि एक डेमो क्लास थी जो योगेश यदुवंशी सर के नोट्स थे, और ये नोट्स योगेश यदुवंशी सर से द्वारा लिखित हैं। जो भी आगामी आने वाली प्रशासनिक सेवा है वो आपकी चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, उन सारी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। जो इनके नोट्स हैं और जो इनकी पुस्तक है सर की, ये अत्यंत संक्षिप्त है और सार गंभीर है और अप टू डेट है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी ओल्ड है, और इन्होंने पूरी अप टू डेट है, जो चीज़ें होनी चाहिए सारी चीज़ें उन्होंने जो है उसी बुक में एक ही जगह पे टॉपिक वाइज ही सारा कुछ, जैसा कि आपने देखा मैंने आपको बताया, सारी चीज़ बहुत अच्छे से ये बुक तैयार की गई है। और इस बुक में वही सामग्री है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, और इन्होंने जो आर्थिक रूप से वहनीय है, जो आपको ये बुक जो है बहुत ही कम जो है मूल्य पे आपको उपयोग की जाएगी। जो हमारे सर हैं इन्होंने गेट क्वालिफाई करने के बाद ये एक जो है जर्मन की कंपनी पे इन्होंने काफ़ी टाइम वर्क करते रहा। इसके बाद जो है इनका रुझान जो है शिक्षा जगत में था, और वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद जो है ये केडी कैंपस, कैरियर पॉइंट जैसी और प्रतिष्ठा या जैसी बहुक्षेत्रीय या कहें प्रतिष्ठावान जो है शिक्षा संस्थानों में अपनी शिक्षा देने के बाद जो लगभग 10 साल से इस शिक्षा जगत में लगे हुए हैं, और कई पब्लिकेशन के साथ इनकी बुकें भी आ चुकी हैं। तो इनके नोट्स बहुत ही उपयोगी हैं, सारी परीक्षाओं की उपयोगी हैं। और जो सर के नोट्स हैं वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, स्टेट एसआई और सुपर टेट, सी टेट, रीट, एसएससी, रेलवे, इन सारी चीज़ों के नोट्स सर के उपलब्ध हैं। अगर आप सर के ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा कांटेक्ट नंबर है 8858101561। सेकेंड नंबर है 8318234994। आप इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप जो भी बुक्स लेना चाहते हैं या पूरा पैकेज लेना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस का, जैसे भी हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, या हमें कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मानिए ये नोट्स है जो योगेश सर के द्वारा हैंड राइटिंग नोट्स हैं, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। और इसका जो अगला डेमो पार्ट होगा उसमें हम आपको सर की सारी ट्रिक्स, जो भी आपकी हिस्ट्री की हो, जियोग्राफी की हो, सारी ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। आपके अपने सब्जेक्ट को कितनी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी आपके लिए ये सिद्ध होने वाली है, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये आपको बहुत ही जो है कम रेट में मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए आप कहीं से भी कोई भी बुक परचेज करिए, किसी भी कोचिंग संस्थान से नोट्स मंगाइए, मैं 101% गारंटी से कह सकता हूँ, आप कोई भी बुक से लेके आइए, मैं आपको 10 गलतियां बता सकता हूँ कि आपके फला पेज में, फला टॉपिक में आपको ये गलती मिल जाएगी। लेकिन ये नोट्स ऐसे हैं जो इररलेस हैं, बिल्कुल 0% चांस भी नहीं है इसमें आपको गलती मिले। तो ये बहुत ही उपयोगी आपके लिए सिद्ध होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक जरूर खरीदें। जो भी आप अगर पैकेज लेना चाहते हैं, वो यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का हो, तो आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको फेसबुक पेज की और आपको व्हाट्सएप की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप कांटेक्ट करिएगा और आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।